वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन और थोड़ा हार्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं और उसके कितने टाइप्स में जनरल एंट्रीज हो सकती हैं। ठीक है, इजी वाली भी देखेंगे और हार्ड वाली भी देखेंगे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, हमारे चैनल जो कि है हमारा कॉमर्स एक्सिस, इसको सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है वीडियो देखने के लिए। जो बच्चे आज नए नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने अपनी क्लासेस में यूपीपीसीएल के लिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम आपसे क्या करेंगे, हम आपको अकाउंट्स, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और हमारी मैम आपको क्या पढ़ाएंगी, इंग्लिश पढ़ाएंगी। ठीक है, तो आपको दोनों की दोनों क्लासेस देखनी है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स को प्रिपेयर करना और जो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। आप लोग 100% सिलेक्शन पाओगे अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। तो एक मैं ब्रीफ आपको बता दूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो इसको मिटा दें। देखो क्या हुआ कि आप मतलब कि यहाँ पे बैठे हुए थे, आपकी शॉप थी। ठीक है, आप लोग रॉ मटेरियल सप्लाई करते हो, होलसेलर हो। आपके पास में एक इंसान आता है ए बी, जिसका नाम है बी। आप हैं ए और आपके पास में एक इंसान आता है जिसका नाम है बी। तो ए बी जब आपके पास में आता है, ये कहता है कि भैया मुझे 50,000 रुपये का, 20,000 रुपये का माल चाहिए। ठीक है, आपने बोला ठीक है भाई, मेरे पास में तो 20 लाख रुपए का माल भरा हुआ है, तुमको 20,000 रुपये का माल तो मैं ऐसे ही दे दूंगा। तो फिर आपने बोला ठीक है भाई, तो दे दे। तो आपने क्या किया, निकाला। ठीक है, पैक कर दिया 20,000 रुपये का माल। और आपने जैसे ही इनको हैंड ओवर किया, इन्होंने बोला, बी ने पहले से कुछ नहीं बोला, जैसे आपने हैंड ओवर किया, बी ने बोला कि यार मेरे पास में लेकिन कैश नहीं है। हम्म, मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद कैश दे दूंगा जब मेरे 20,000 रुपये का माल क्लियर हो जाएगा। ए ने अपने माल को क्या किया, वापस ले लिया। ए ने बोला तो भाई तब से तूने क्यों नहीं बताया, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, तो बी बोला ठहरो, रुको भैया, इसके लिए भी मेरे पास में प्रावधान है। तो ए ने बोला तुम ऐसा क्या प्रावधान करोगे कि तुम मुझे कैश नहीं दोगे, लेकिन मुझे तो कैश चाहिए। तो इसने बोला कि आपको कैश क्यों चाहिए। ए ने बोला कि मुझे एक ऐसा भरोसा चाहिए कि तुम मुझे पैसा लौटा दोगे, क्योंकि मेरे पास में भैया ऐसा भी है ना, कई बार मेरे लोग रुपए लेके भाग गए, माल लेके गए और फिर बाद में बोला कि हम तो माल लिए ही नहीं। तो इसने बोला कि तुमको इतना ही अगर डर है कि मैं तुम्हारा पैसा लेके भाग जाऊंगा, तो मैं तुमको एक काम करता हूँ, मैं तुमको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे देता हूँ। ए ने बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बी ने बोला हाँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कोई भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के अंडर में आता है 1881। आपने लगता है पढ़ा नहीं। ए ने बोला हाँ भाई कभी नहीं पढ़ा, आप मुझे बताओ क्या होता है। तो इसने बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप मुझे लिख के दोगे कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं। ठीक है, मुझे बी से पैसे लेने हैं और बी मुझे 3 महीने के बाद में इतने पैसे दे देगा, या फिर जो भी कोई उसमें डेट डिसाइड होती है। ठीक है, कि आप मुझे इतने दिनों बाद में मैं आपको पैसे दूंगा। और आप चाहो तो उसको कभी भी, जैसे कि आप बैंक से अपने वो भी करवा सकते हो, क्या डिस्काउंट भी करवा सकते हो, या फिर अगर मैं उसको ऑन ड्यू डेट नहीं देता तो आप मेरे ऊपर उसके ऊपर क्या लगा सकते हो, चार्जेस भी लगा सकते हो और मेरे ऊपर केस भी फाइल कर सकते हो। तो ए ने बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात थी, आज तुमने मेरे को मतलब ऐसी एक बात बताई है कि मेरा तो दिल खुश हो गया। तो बी ने बोला अगर हमारे साथ बिजनेस करोगे तो ऐसी बात आपको मिलती रहेंगी और आपका दिल खुश होता रहेगा। ठीक है, तो जो इन दोनों ने जो किया, मतलब इसने जो इसको सजेस्ट किया, तुम एक पेपर पे मुझे लिख के दे दो कि मैं, मेरे को बी से इतने 20,000 रुपये लेने हैं और ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मुझे पैसे दे देगा। ठीक है, ये जो पेपर जो था इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, जिसको कभी कभार हम लोग बी ओ ई भी कह देते हैं, या बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ही एक पार्ट है। ठीक है, समझ में आई ये वाली कहानी। चलो अब पहले क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद में करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। जब विदाउट फिजिकल सब्सटेंस बोल दिया तो टेंजिबल एसेट तो कटी है। सर्कुलेटिंग एसेट हमारे करंट एसेट होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, फ्लोटिंग एसेट होता नहीं है, तो हमारा क्या बचता है, इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट ही एसेट्स होते हैं हमारे, जिसकी क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती मार्केट में या फिर आपकी बुक्स में। सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या होती है, एक मतलब कि आप उसको बेचने भी जाओगे तो उसकी वैल्यू बहुत कम मिलेगी। जैसे कि अगर चलो गुडविल को तो नहीं, जैसे अगर आपको कोई फिक्टिशियस एसेट वगैरह हो गया, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट इंटेंजिबल एसेट का ही एक पार्ट होता है। तो आपका फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको समझाया था कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप फिक्टिशियस एसेट को मानने की, बेचने के लिए गए, जैसे कि हमारा एडवर्टीजमेंट था, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर था, आप उसको बेचने के लिए गए, बट आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उसके क्या है, फायदे मिलेंगे, और वो उसकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो हमारा जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स अगर इसमें लिखा हुआ होता तो आप लोग इसको फिक्टिशियस एसेट्स को टिक करते, बट उसमें नहीं था, इसके लिए आपने क्या किया, इंटेंजिबल एसेट को टिक किया। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बीआरएस का क्वेश्चन था, अ चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक। ठीक है, किसका क्वेश्चन है हमारा, बीआरएस का है। एक चेक को क्या किया हमने, रिसीव किया और उसको पेड कर दिया किसमें, बैंक में, ऑन द सेम डेट इज रिकॉर्डेड इन द। देखो आपको जब बीआरएस करते हो, ठीक है, उस टाइम पे आपका एक कैश बुक, एक कैश कॉलम होता है और एक हमारा बैंक का कॉलम होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपकी कैश बुक है, कैश बुक आप मेंटेन करोगे, ठीक है, डे टू डे बेसिस पे ही। तो आपका जैसे ही कोई भी बैंक का चेक आया, ठीक है, चेक आपको रिसीव हुआ, आपने क्या किया, आपने कहा कि भैया उसने मुझे पेमेंट दे दिया। अब आपने ये नहीं वेट किया कि हमारा जो चेक था वो क्या हुआ, वो आज की डेट में मतलब कि कैश हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको कैश होने में कितना टाइम लग रहा है, या कहीं वो ऐसा तो नहीं कि डिसऑनर हो जाए। ठीक है, तो आपने ये सब कुछ चीज़ें नहीं देखी, आपने क्या किया, उसको सीधा सीधा यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। तो जब आपने इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये आपके बैंक कॉलम में, ठीक है, ऐसे अभी लिख रहा हूँ भी, कोई ये ऑथेंटिकेट नहीं है तो बस लिख रहा हूँ। बैंक कॉलम जैसे कि हमारा ये था और ये हमारा कैश कॉलम था, तो हमने क्या किया, हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में इसको नोट डाउन कर दिया। तो ये हम लोग किस दिन कर देंगे, जिस दिन हमको चेक रिसीव होगा, भले ही वो इन कैश हुआ है या फिर नहीं किया। ठीक है, इन कैश का हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग उसको सीधे सीधे रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर ए था, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक ये नहीं होगा, क्योंकि भैया बैंक में जाएगा ना चेक, तो इन कैश होने के लिए, तो इसको तो हटा ही दो। अब बोथ कैश एंड बैंक कॉलम, तो ये तो किसी हिसाब से बनता भी नहीं, इसको काट दो, डी नन ऑफ द अबव होगा नहीं। एक ही तारीख को बैंक में प्राप्त और भुगतान किए गए चेक को किस में दर्ज किया जाता है, तो इसको हम लोग चेक को भुगतान करते हैं रोकड़ बही के बैंक कॉलम में। ठीक है, बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि हमारा चेक है जो कि कौन, हमारा बैंक इन कैश करेगा। द आउटस्टैंडिंग चेक इज द मिसिंग एंट्री ऑफ। आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब वो वाला चेक है हमारा, हमारा कोई भी एक ऐसा चेक जिसको हमने क्या किया है, जिसको हमने कि इन कैश अभी तक हमारा नहीं हो पाया। कैसे होता है बैंक, देखो आपका ये कोई आपका बैंक हो गया, मान लो कि एसबीआई, ठीक है, इसको मिला है पीएनबी का चेक, हाँ, पीएनबी का ये है आपके, जिसका आपको, जिसने आपको चेक दिया था क्लियर करवाने के लिए, तो आपने जाके अपने बैंक में डिपॉजिट किया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से भेजेगा किसमें, पीएनबी में। ठीक है, अब तो डिजिटल मोड में जाता है, पहले इसको मतलब फिजिकल मोड में भेजा जाता था। तो ये इसको भेजेगा कैसे, पीएनबी में। पीएनबी क्या करेगा, इसका सिग्नेचर वगैरह मैच करेगा, इसका सब कुछ मैच करेगा, और फिर उसके बाद में ये इसको क्या करेगा, कैश भेजेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपके अकाउंट में जो है वो खाते के पैसे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एसबीआई ही आपके अकाउंट में सीधा सीधा पैसा दे देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए क्या करता है बैंक, अब तो और भी ज़्यादा जैसे स्विफ्ट वगैरह आ गया है आरबीआई में, तो अब तो और भी ज़्यादा ईजी प्रोसेस हो गई है कि एसबीआई मतलब उसी दिन भी पैसे ले सकता है चाहे तो। ठीक है, वो एक आरबीआई फैसिलिटी देती है स्विफ्ट, जो कि सिलेबस में नहीं है हमारे। अगर कभी लगेगा तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास में इसको पढ़ा दूंगा, स्विफ्ट होता क्या एक्चुअली में। हमारा जो एटीएम जो होता है ना, वो स्विफ्ट के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, तो देखो आप जब पीएनबी इसको पैसा भेजेगा, मानो कि जैसे इसने इसको भेजा, ठीक है, इसको लगे यहाँ से भेजने में 3 दिन, 3 डेज, और पीएनबी ने अपना वहाँ पे चेक वेक किया, भाई पीएसबीस हैं, धीरे धीरे काम करती हैं, तो इसको भी लग गए 3 दिन। लेकिन आपने तो अपनी कैश बुक में क्या कर दिया था, उसी दिन एंट्री कर दी थी, लेकिन आपकी पासबुक में तो एंट्री नहीं आई, आपके पासबुक में तो एंट्री 6 दिनों के बाद में आएगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हमारी मिसिंग एंट्री किसकी होगी, पासबुक की। तो कैश बुक इसका आंसर नहीं होने, तो बोथ तो होगा ही नहीं और नन तो होगा ही नहीं। ठीक है, बकाया चेक किसकी गुम प्रविष्टि है या फिर किसकी रह गई प्रविष्टि है, तो वो होगा हमारा पासबुक। समझ में आता है? हर्षिता गुप्ता, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आंसर्स देते हो बेटा, क्लैप्स फॉर यू। ठीक है तो जैसा कि मैंने आपको बीच में आंसर्स दिया था, क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू पी फॉर ₹1700 वाज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, हमारी सेल्स अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। सही है, क्योंकि देखो हमको अपने क्या करना था, सेल्स अकाउंट में हमने जो गलती से डाल दिया था, तो उसका अब हमको सेल्स को अपने खत्म करना है। ठीक है, तो सेल्स को हम खत्म करेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, और फर्नीचर हमारा क्या करेगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आता है, 1000 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात। फिर क्या था, 7000 पेड इन कैश फॉर द टाइपराइटर वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, तो इसकी टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया। तो 4 आंसर ही आए हैं यार, गलत बात है, इतनी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियोस, लेकिन आप लोग आंसर अच्छे नहीं दे रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है।
तो जो बच्चा आंसर देगा भाई वो सिलेक्शन पा जाएगा, जो बच्चा आंसर नहीं देगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो बच्चा सिलेक्शन नहीं पाएगा। ठीक है, ये बात मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करने से भी होता है। तो इंटेंजिबल एसेट बिल्कुल सही आंसर था। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, ये भी सही आंसर था। पासबुक भी सही आंसर था। डायनोमो डायनोमो डायनोमो, डेली आंसर्स दे दो, आज आंसर नहीं दिया। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, थर्ड का ए। तो फर्स्ट का बी क्या था हमारा, फर्स्ट का बी सही बात है। देखो बेटा सेकंड का ए आंसर था। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया, तो आपको इसको करेक्ट करना है नवेद, कि आपको इसको ए करना है। और थर्ड का क्या था हमारा, थर्ड का हमारा बी था, पासबुक में एंट्री होगी, कैश बुक में नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग करेक्ट कर लेना। तो सोनाली चौरसिया बिल्कुल सही बेटा, आंसर बिल्कुल सही था आपका, फर्स्ट का भी, सेकंड का ए, थर्ड का ए। तो बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हो। थोड़ी सी इसमें मतलब मिस्टेक है, तो आप नवेद उसको पढ़ लेना। देखो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, इसीलिए एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अब आते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। एक छोटी सी कहानी बताई थी मैंने आपको ऊपर। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा का पूरा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कहानी में थोड़ी बहुत और चेंजेस आ जाते हैं कि बी ने पैसा देने से मना कर दिया, या बी का जो अकाउंट था वो क्या वो खाली हो गया, या फिर ए ने क्या किया, अपने अकाउंट, अपने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था उसका, बिल्स ऑफ पेमेंट या रिसीवर, उसको किया बैंक के साथ में जाके इन कैश करवा लिया, या फिर उसको कहेंगे हम डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, और इसमें एक और चीज ये आ जाती है कि उसमें कुछ नोटिंग चार्जेस पे कर दिए बैंक ने, जब उसका बिल जो था वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है हमारे। तो चलो अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बात करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, ठीक है, जो कि हमारा एक्ट था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसका एक पार्ट होता है। सेक्शन 5 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इज राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, अनकंडीशनल है, कंडीशनल ऑर्डर को कभी भी हम लोग वैलिड नहीं करते। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये सर और लगा के इतनी सारी बातें कह दी गई। देखो चेक भी कभी बार हमारा होता है जो चेक, ठीक है, तो चेक में भी आपने कभी बार देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ होता है कि चलो ठीक है, मैं कल की क्लास में आप लोगों के लिए चेक लेके आऊंगा। ठीक है, फिर उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे करके होता है, और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ले आऊंगा कि किस तरीके से बना हुआ होता है, तो उसकी वजह से आपको क्या समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल एक फोटो लगा दूंगा इसमें, आज नहीं रहा है, कोई बात नहीं, सॉरी, गलती माफ कर दो। अरे यार एक चीज बतानी थी, हाँ गलती से याद आया। देखो एक क्लास नंबर 4 थी, आप लोगों ने पढ़ी सही से, पता नहीं क्या किया, क्लास नंबर 4 थी, तो कल ही मुझे उसमें एक कमेंट मिला, तो उसमें एक एंट्री गलत हो गई थी कि बोरोड किया था, जिसमें आपको जनरल एंट्रीज पढ़ा रहा था, बोरोड किया था फंड किससे, बी से। ठीक है, तो जब बी से फंड को बोरोड किया था, तो मैंने उसमें एंट्री कर दी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये इसकी एंट्री गलत थी, इसमें कैपिटल अकाउंट से उसको नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर वाली एंट्री मैंने गलत, मतलब इसके ऊपर जो एंट्री थी वो थी कि किस बी ने या ए ने क्या किया था, कैपिटल को इन्फ्यूज किया था, तो मैंने उसी की एंट्री आपको नीचे बता दी थी। तो इसमें जो आपकी एंट्री जो सही होगी वो होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बीस अकाउंट। ठीक है, बी हमारी लाइबिलिटी है, और क्योंकि इसने हमने से बोरोड किया है फंड। ठीक है, तो बी हमारी लाइबिलिटी रहेगी, तो जब बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि फंड आ रहा है, कैश आ रहा है, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। क्लास नंबर 4 है, जनरल एंट्री जो मैं आपको करवा रहा था उसकी। बाकी मैंने नीचे उसको कमेंट को भी टैग कर दिया, अपने पिन कर दिया, तो आप लोग वो देख लेना। फिर हमारा क्या आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 5 के अनुसार एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित है जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त आदेश होता है, जो एक निश्चित व्यक्ति को केवल एक निश्चित राशि के भुगतान करने का निर्देश देता है, या उसके आदेश पर, ठीक है, या उसके आदेश पर, या एक निश्चित व्यक्ति या साधन के वाहक के लिए। ठीक है, तो ये बात कहता है कि आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे जो भी कोई उसको बना रहा है वो उस पर साइन करेगा। ठीक है, वो उससे बोल देगा कि आपको, आप बी मुझे मतलब इतना पैसा इस तारीख को देगा, तो उसने बोला ठीक है भाई देगा। और जब बी उसको इतना पैसा उस तारीख को देगा, तो ये भी हो सकता है कि बी के कहने पे कोई और पर्सन भी वो पैसा दे सकता है या फिर ले सकता है। ठीक है, वो बी की मर्जी है। या फिर बी ने की मतलब किसी साधन की वाहक, मतलब कि बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई बैंक है या कोई भी कंपनी है या कोई भी और पर्सन जो उस चीज को बियर कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है, उसके साथ में टैग लगा दिया जाता है, उसके साथ में नोट दे दिया जाता है कि हाँ भाई इसको आपको पेमेंट कर देनी है, तो आप क्या करोगे, उसको पेमेंट उस समय पे कर दोगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बाकी हमें कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमें 3 चीज अपनी ध्यान रखनी है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये चीज समझ में आती है ना, इस डेफिनेशन को लिख लो। ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब आता है क्या हमारा फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हिंदी यहाँ पे नहीं आ रही थी, तो मैंने नीचे इसकी हिंदी कर दी है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन बाय द क्रेडिटर अपॉन इट्स डेटर।
ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या हमारे क्रेडिटर के ऊपर किया जाता है, किसके द्वारा, डेटर के द्वारा। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट। देखो अनकंडीशनल ऑर्डर आ रहा है, कभी अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आया इन थ्योरी के टर्म में और आपसे पूछा गया कि उसमें कैसा होता है, कंडीशनल होता है अनकंडीशनल होता है, तो आपको उसमें अनकंडीशन लगा के आना होगा। ठीक है, द स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द बिल और इट हैज ऑर्डर टू द बियरर। वही चीजें जो अभी आपको ऊपर बताई है। द बिल मस्ट बी साइन एक्सेप्टेड बाय द मेकर। ठीक है, जिस किसी ने वो बिल बनाया है उसके द्वारा उस पर साइन जरूर होना चाहिए। कभी चेक में भी ऐसे ही होता है ना कि आप ब्लैंक चेक पे अगर साइन करके रख दो तो बोलते नहीं कि ब्लैंक चेक पे कभी साइन मत करो क्योंकि कोई भी लेके चला गया, अगर आपका उसके ऊपर साइन है तो वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाएगी कि हाँ भैया आपने क्या किया है, आपने ये बिल जो था या फिर आपका जो चेक है वो आपने ड्रॉ किया है, तो ये अब आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद केस कर सकते हो कि भैया मैंने इस तरीके से साइन करके रखा था, तो उसके पता मतलब आपको तो पता ही इंडिया में उसकी प्रोसेस क्या होती है। हाँ, द बिल स्पेसिफाइज द डेट बाय विच द अमाउंट शुड बी पेड। तो जो बिल जो होता है ना उसके पर हमेशा डेट मेंशन होती ही होती है, बिना डेट के कभी भी बिल जो होता है वो नहीं बनता। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर क्या होता है, बिल की डेट होती है वो होती है हमारी 3 मंथ्स की। इट कैन बी पेबल टू द बियरर। ठीक है, ये हमारे जो कोई भी बियरर है, जो कोई भी मतलब जिसके पास में है, धारक है, उसको भी पे किया जा सकता है। यह लेनदार द्वारा अपने देनदार पर खींचा गया एक उपकरण है। ठीक है, इसमें एक निर्दिष्ट निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने के लिए बिना शर्त आदेश शामिल है। ठीक है, निर्दिष्ट राशि बिल के नामित व्यक्ति को या उसके आदेश पर करने के दे के वाहक है। ठीक है, बिल का निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकार किया जाना चाहिए। हाँ, बिल उस तारीख का निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा मतलब उस पर एक तारीख पड़ी होनी चाहिए, या वाहक को दे हो सकता है। ठीक है, वाहक मतलब बियरर जो भी है उसका, तो उसको इसको देना ही दिया जा सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करें अपना। तो देखो पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें कुछ पार्टीज होती हैं हमारी जो हमको ध्यान में रखनी है। आगे जब जनरल एंट्रीज वगैरह करेंगे तो उस टाइम पे आप लोग इसको पढ़ोगे कि हाँ भैया क्या क्या पार्टीज इसमें होती हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है हमारी ड्रॉयर। ठीक है, ड्रॉयर हमारा कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है। Drawer is a person who writes or makes the bill of exchange. He is generally the creditor who had sold goods on credit. यह आमतौर पर वह लेनदार होता है जिसने क्रेडिट पर माल बेचा था। बिल्कुल सही बात है, आपने क्रेडिट पर माल बेच दिया। ठीक है, आप ए हो, आपने क्या किया, इसको माल बेच दिया किस पे, क्रेडिट पे, मतलब कि उधार पे आपने इसको माल बेच दिया। ठीक है, हिंदी की राइटिंग मेरी बहुत ज्यादा गंदी है, कोई बात नहीं। अब बी को आपको पैसे देने हैं, अब इसको क्या पड़ता भाई, ये तो माल लेके अपना भाग जाए, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आप इससे पैसे मांगो नहीं मांगो, ये तो कहेगा ही कि भैया थोड़े दिनों बाद, तो ऐसे करके। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा ये बनाएगा कौन, ये जनरली ए ही बनाता है और यही इस पे साइन करता है। ठीक है, तो ड्रॉर हमारा कौन सा पर्सन हो गया, जिसने कि उधारी पे माल बेचा है। फिर हमारा क्या होता है, ड्रॉई। ड्रॉई इज अ पर्सन अपॉन होम द बिल इज ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉई एक वाला पर्सन है जिसके ऊपर बिल को खींचा गया है, मतलब कि बनाया गया है, तो वो कौन होगा हमारा, इस वाले केस में बी होगा। ही इज जनरली द डेटर टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये एक ऐसा पर्सन है, डेटर है किसके लिए, जिसने कि गुड्स बेचा है, कि भैया आपको गुड्स मैंने बेच दिया, अब आपको इतना पैसा मुझे देना है। बिल इज जनरली साइंड एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। तो बिल पे जनरली साइन कौन करता है, हमारा ड्रॉई करता है, और उसको एक्सेप्ट भी करेगा कि हाँ मुझे इस तारीख को इनको इतना पैसा देना है और मैं इनको इस तारीख को इतना पैसा अपना दे दूंगा। ठीक है, अगर ये साइन नहीं करता तो ये जो ड्रॉयर जो है, जो ए जो था हमारा, वो क्या करेगा, वो बी को गुड्स नहीं देगा कि भैया तुम तो साइन कर ही नहीं रहे, जब तुम साइन करने से ही मना कर दोगे तो तुम मुझे पैसा कैसे दोगे, पैसे के टाइम पे तो तुम भाग ही जाओगे। हैं, अदा करता वह व्यक्ति होता है जिस पर बिल तैयार किया जाता है, वह आमतौर पर देनदार होता है। देनदार मतलब जिसको हमको पैसे देने हैं, जिसे सामान क्रेडिट पर बेचा गया है। बिल आमतौर पर अदाकर्ता द्वारा हस्तांतरित या स्वीकार किया जाता है, आमतौर पर नहीं। ठीक है, यहाँ पे आमतौर पर लिख दिया है, जनरली लिख दिया है, जबकि ये होता ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखो आपको ये चीजें समझ आती हैं, ड्रॉअर और ड्रॉई समझ में आया, दो हमारी चीजें। ठीक है, ड्रॉअर कौन होगा, जो हमको सामान बेच रहा है, ठीक है, क्रेडिट पे, और जिसको पैसे लेने हैं। और ड्रॉई कौन होगा, जो कि पैसे पे करेगा और जो सामान खरीद रहा है किस पे, क्रेडिट पे। ठीक है, कैश पे ले रहा है तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही नहीं। अब हमारा क्या आता है, एक्सेप्टर। Acceptor is the person who accepts the bill of exchange. Generally, debtor drawee is the acceptor, but sometimes a bill of exchange may be accepted by someone also on behalf of the debtor or drawee. Normally, the drawee and the acceptor are the same parties. ठीक है, तो देखो आप कहानी क्या होती है, थोड़ी बहुत बदल जाती है। कैसे, एक मतलब तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाती है।
अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है, हमारे धन तन सीरियल वाली बात। ए था, बी था और सी था। तो क्या होता है कि बी ने ए के पास में गया और इसने इससे जाके क्या किया, माल खरीद लिया, ठीक है, अपने गुड्स को क्या किया, परचेज कर लिया। ए ने इसके खिलाफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहा था, ठीक है। तो बी ने बोला ठहरो यार, रुको, मुझे क्या है, मुझे सी से पैसे लेने हैं, ठीक है। इसने बोला मुझे सी से पैसे लेने हैं, तो क्यों ना तुम जो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मेरे नाम पे फाड़ रहे हो, तुम जाके ए सी से ही डायरेक्ट वो कर लो, कलेक्ट कर लो। ए बहुत चालाक था, ए ने बोला कि तो मैं ऐसा नहीं करूंगा भाई, मैं सी के पास डायरेक्ट नहीं जाऊंगा कि तुम्हारे को बी से पैसे लेने, मैं तो फंस जाऊंगा, ठीक है। तो बी ने बोला तो रुको, मैं कल उसको अपने घर पे सी को बुलाता हूँ शाम को, तुम भी आ जाना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं वहाँ पे उसे साइन करवा दूंगा। तो इसने बोला ठीक है। अगला दिन होता है, ठीक है, अगले दिन के लिए अलग कलर। अगला दिन होता है, ए जाता है बी के घर पे, बी और सी एक साथ बैठे हुए होते हैं, ठीक है। ए जाता है, ए इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देता है बी को, बोलता है साइन करवाओ, ठीक है। बी सी से बोलता है तुझे मुझे 20,000 रुपये देने थे, मैंने 20,000 रुपये का माल खरीदा है, अब तू इस पे साइन कर दे कि तू 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स तू इसको पैसे दे देगा। सी थोड़ा आनाकानी करता है, ए के माइंड में मतलब सस्पिशियस हो जाता है, ठीक है। ए बोलता है यार ये कैसी बात हुई, तुम अगर मैं डायरेक्ट जाता तो पैसा कतई नहीं मिलता, है ना। तो बी से बोलता है भाई साइन करवाओ, मुझे अब कुछ नहीं पता, मुझे नहीं तो पैसा दो, ठीक है। बी सी से बोलता है तू साइन क्यों नहीं कर रहा। सी बोलता है कि मैं मतलब 2 महीने बाद नहीं, मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो बी इसको फिर मारने पीटने लगता है, तो फिर सी क्या करता है, सी उस पर साइन कर देता है। और फिर इससे क्या होता है, इससे हमारे देखो ड्रॉई ने साइन नहीं किया, ये कौन हुआ, ये हमारा एक्सेप्टर है, ठीक है। सी क्या हुआ, हमारा एक्सेप्टर हो गया, ठीक है। मारपीट वाली बात तो मैं चलो मैंने कहानी ऐसे बना दी, बट मारपीट जनरली होती नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी एक कहानी थी, बट सी ने क्या किया, सी ने उस पर साइन कर दिया, तो सी हमारा क्या बना, एक्सेप्टर बना। डी बी क्या था, हमारा ड्रॉई था जनरली, ठीक है। तो जनरली साइन कौन करता है, ड्रॉई करता है, ठीक है। लेकिन क्या किया गया, सी को बी को पैसे देने थे, तो इसलिए यहाँ पे सी ने उसको साइन कर दिया। तो ए को तो अब कुछ नहीं करना, ए को तो बस पैसे से मतलब है, चाहे वो बी दे चाहे वो सी दे, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई। अब एक और हमारा कौन आता है, जो हमारी पार्टी होती है वो होती है हमारी पेई। तो पेई कौन होता है, देखो पेई इज अ पर्सन नेम्ड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पेई एक ऐसा पर्सन होता है जिसका नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ होता है, ठीक है। द अमाउंट इन द बिल इज पेड टू द पेई, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ड्रॉर द पेई विल बी द सेम। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले केस में जैसे यहाँ पे ए था, ठीक है, तो ए को डी से पैसे कुछ जैसे कि देने हो, ठीक है। तो डी क्या कहेगा, भैया तू मेरे पैसे नहीं दे रहा, जो अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा तो मुझे बना। तो इस वाले केस में क्या होगा, बी, ए और बी जो होंगे वो दोनों के दोनों हट जाएंगे। अब कौन कौन बचेगा, सी और डी जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या कर लेंगे, साइन कर लेंगे। तो उस वाले केस में डी क्या बनेगा, हमारे पे ही बनेगा। समझ में आई बात, नहीं आई तो अब आपको सिंपल से समझा देगा समरी में, ठीक है। देखो तो इसमें 4 लोग इंक्लूड हो गए, मतलब पहले 3 लोग थे, ठीक है, अब क्या हो गया, अब 4 लोग आएंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग कलर से यूज करूंगा ताकि आपको समझ आए। ए था, ठीक है, ये कौन था, हमारा ड्रॉई था। और एक था हमारा बी, बी कौन था हमारा, ये था हमारा ड्रॉई। तो इसने इससे क्या किया, गुड्स को परचेज किया, ठीक है, माल को खरीदा। ए ने क्या किया, ए ने इसके खिलाफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकाल रहा था। तो बी ने बोला कि यार मुझे ना सी से पैसे लेने हैं, ठीक है, मुझे सी से पैसे लेने हैं, तो क्यों ना तुम डायरेक्ट सी से ही पैसे ले लो, ठीक है। तो ए ने बोला ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो निकाला था वो किसके नाम पे, वो सी के नाम पे निकाला। बट अब कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट आ जाता है, कहानी में आ जाते हैं भैया डी। डी को ए से पैसे लेने थे, ठीक है। तो ए ने बोला कि जब तुमको मुझसे ही पैसे लेने तो क्यों ना तुम डायरेक्ट सी से ही पैसे ले लो। तो ये चला गया डायरेक्ट सी के पास में। तो अब ये कौन बन गया, ये होता है पे, ठीक है, ये होता हमारा कौन, एक्सेप्टर, ठीक है। तो देखो अब आपको एक कहानी समझ में आ गई, ए से बी, बी से बी ने, मतलब पहले तो ये दोनों पार्टीज थी, ठीक है, 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व थी, बट फिर इसके अंदर सी आ गया, ठीक है, और फिर उसके अंदर कौन आ गया, हमारा डी आ गया। तो इस तरीके से कितनी मैक्सिमम इसमें 4 पार्टीज हो सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बैंक भी अगर इंक्लूड हो जाए, तो अगर हम पर्सन की बात ना करके आर्टिफिशियल पर्सन को भी इंक्लूड करें तो इसमें 5 पार्टीज भी हो सकती हैं। फिर आगे तो पार्टीज भी तो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, जैसे कि कोर्ट अगर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, आपने नोटिंग चार्जेस वगैरह पे कर दिए तो वो सब भी अलग से आ जाता है, ठीक है। तो ये चारों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, है ना। जनरली यही पार्टीज होती हैं और यही चारों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज को करेंगे।
अब हम लोग अपनी जनरल एंट्रीज को देखते हैं कि जनरल एंट्रीज होती कैसे हैं। ठीक है, जनरल एंट्रीज का मतलब इसमें पार्ट किस तरीके से हमको इंक्लूड करने हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी कि बिल को डिस्काउंट करवा लिया गया, इंडोर्समेंट करवा लिया गया, ठीक है, बिल को सेंड कर दिया गया कलेक्शन के लिए। वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो उस तरीके से मैं आपको समझाता जाऊंगा। मैं अभी नहीं चाहता कि अभी आपको एकदम से समझा दूं और फिर आप लोग सोचो यार कि ये क्या था वो क्या था, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। तो ये नहीं सोचना कि सर ने ये चीज़ छोड़ दी, सर ने वो चीज़ छोड़ दी। बिल्कुल आपको एक ही टॉपिक इसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा तो मतलब मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों के लिए, अगर आप कुछ भी भूल गए हो, बहुत दिनों से नहीं पढ़ी ये सब चीज़ें, तो आप लोगों के लिए एकदम मतलब बेसिक से कंसेप्ट उठा के पढ़ाऊँ। ठीक है, बस आपको करना क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, सब्सक्राइब जरूरी करना भाई। ठीक है, इतनी मेहनत लगती तो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसा लगेगा मुझे। अब आता है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ द बिल ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, बिल ऑफ ट्रांजेक्शन्स देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा बीआर, एक होता है हमारा बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल हमारा कौन निकालेगा, सेलर, क्रेडिटर या फिर जो ड्रॉर है हमारा, वो हमारा बिल्स रिसीवेबल निकालता है। और बिल्स पेबल हमारा कौन निकालता है, बायर, ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर और फिर हमारा कोई भी डेटर। ठीक है, ये क्या, ये हमारा बिल्स ऑफ पेबल निकालिए। ठीक है, तो इसकी बुक्स में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हमारी बीआर की होंगी, इसकी बुक में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो किसकी होंगी, बिल्स पेबल की होंगी। ठीक है, क्या करना है, देखो बायर को क्या करना है, बिल्स को पे करना है, तो ये बिल्स पेबल हो गया। और सेलर को क्या है, बिल्स को रिसीव करना है, मतलब इसको तो पैसा रिसीव करना है ना, तो ये हमारा बीआर होगा। ठीक है, तो इससे याद रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कभी भी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब किसी को भी इसने जैसे माल बेचा, बे को भी, तो बीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बी तो क्या है, बी इसके लिए एसेट है, डेटर हमारा, तो इसके लिए डेबिट किया था हमने, सेल्स हमारी जनरली क्रेडिट होती है। ठीक है, तो एक क्रेडिट होगी। इतनी बात आई समझ में, ये तो हमारी जनरल नॉर्मल एंट्री है। फिर हमारा क्या होता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, इसको पेमेंट करना है इसको। ठीक है, तो लाइबिलिटी जब हमारी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जनरल जब डेटर जब बढ़ा था, एसेट जब बढ़ा था तो डेबिट हुआ था। फिर परचेजेस जनरली हमारी डेबिट होती है, तो उसको हमने क्या किया, अपने डेबिट कर दिया। अब क्या आता है हमारा, अब सेकंड वाली जो एंट्री आती है, क्योंकि इन्होंने उधार पे गुड लिया है, कैश पेमेंट नहीं की। अगर कैश में पेमेंट कर दी होती तो यहाँ पे डेटर की जगह पे क्या आ जाता, तो हमारा कैश आ जाता, और यहाँ पे क्रेडिटर की जगह पे क्या आ जाता, कैश आ जाता। फिर तो हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, सेकंड वाली एंट्री हमारी होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, मैंने इसको बी आर लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू डेटर अकाउंट। अब देखो डेटर अकाउंट को हमने क्या किया, यहाँ पे खत्म कर दिया आपने। ठीक है, क्योंकि अब हमको क्या मिल गया, उसके नाम का बिल्स रिसीवेबल मिल गया। तो बिल्स रिसीवेबल भी हमारा एसेट होता है, तो इसके लिए क्या हुआ, इंक्रीज हुआ हमारा एसेट, तो ये डेबिट कर दिया। यहाँ पे हमारा डेटर जो था, एसेट जो था कम हो गया, तो इसके लिए क्रेडिट किया। ये चीज समझ में आती है ना, क्रेडिट करना और डेबिट करना, है ना। नहीं आती तो क्लास नंबर 4 को जाके पढ़ो, उसमें मैंने आपको एक पूरा हैंड रूल बताया है बहुत ज्यादा अच्छे से, तो आप लोग उसको पढ़ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्रेडिटर आता है। क्रेडिटर क्या, हमारी लाइबिलिटी है, तो जब लाइबिलिटी हमारी बढ़ती थी तो मैंने आपको बताया था उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सॉरी, जब खत्म जब हो जाएगी हमारी, क्योंकि यहाँ पे देखो बढ़ रही थी तो यहाँ पे तो कम होगी ना अब हमारी लाइबिलिटी, तो जब बढ़ेगी तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, अपना खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बिल्स पेबल फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा उसकी वजह से, मतलब क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो बिल्स पेबल जो होती है वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो डेबिट हो जाएगी, और सॉरी क्रेडिट हो जाएगी यहाँ पे हमारी आके। ठीक है, समझ में आई। फिर हमारा क्या होता है, आप देखो जब जनरली ऐसा चलता है कि आपने डेटर को माल बेचा, डेटर ने एक बिल्स रिसीवेबल बनाया, ठीक है, और फिर जब टाइम आया 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी कुछ इस पर डेट डिफाइन थी, तो आपने क्या किया, उसको इन कैश करवा लिया और वो आपका कैश हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कि कैश हमारा बढ़ा तो डेबिट हो गया। और बिल्स रिसीवेबल मतलब ये भी हमारा एक एसेट था, एसेट खत्म हुआ तो क्या हुआ, हमारा क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा बिल्स पेबल जो थी हमारी क्या थी, लाइबिलिटी थी, तो जब लाइबिलिटी हमारी खत्म हुई, मतलब कम हो गई, तो हमने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया। और कैश, क्योंकि हमारा एसेट था, कैश कम हुआ, तो इसको हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, जनरली एंट्रीज ये चलती हैं, और ऐसे ही हम लोग रिकॉर्डिंग भी इसकी करते हैं। ठीक है, तो दोनों की बुक में अलग अलग रिकॉर्डिंग होती है, मतलब सेलर की बुक में अलग से रिकॉर्डिंग होगी 3 ये, और डेटर की सॉरी, जो हमारा जो परचेजर जो है या बायर जो है उसकी बुक में अलग से एंट्रीज होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज होती है। अब एंट्रीज एक बार करके देख लेते हैं। ये चीज में कोई डाउट है, ये मुझे बताओ आप। कोई भी डाउट रहा हो कि भैया बीपी सर यहाँ पे क्यों आया, बिल्स पेबल मतलब थर्ड वाली उसमें डेबिट क्यों हुआ, कैश क्यों हुआ। अब मैंने आपको इसके पीछे रीजन भी बता दिए क्यों क्यों होती है हमारी जनरल एंट्रीज ऐसी। अब हम लोग एक क्वेश्चन अपना उठाते हैं। क्वेश्चन में रवि आया है, रवि किसका नाम है, रवि बच्चा जरूर कमेंट करेगा। ठीक है, नहीं तो उसकी मार पड़ेगी। तो रवि सोल्ड गुड्स ऑफ कितना, 5000 है।
ठीक है, रवि ने क्या किया, अपने गुड्स को सोल्ड किया कितना, 5000 टू मोहन को। ठीक है, रवि एक कोई भी हमारा मतलब पर्सन था जिसने कि गुड्स सोल्ड किया किसको, 5000 रुपये का मोहन को, ऑन क्रेडिट, किस पे, क्रेडिट पे। ही ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट अपॉन मोहन, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, देखो पेबल आफ्टर कितना है, 2 मंथ्स है। मोहन एक्सेप्टेड द बिल, अब मोहन ने जब बिल को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि हमारे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो प्रोसेस थी वो पूरी हो गई। द बिल एंड रिटर्न द सेम टू रवि, ठीक है, और रवि को उसको दे दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज प्रेजेंटेड टू मोहन हु मेड द सेम, और ड्यू डेट जब हुई, मतलब 2 महीने बाद जब हमारी ड्यू डेट थी, तो क्या किया, मोहन ने बिल को पेमेंट कर दिया। ठीक है, मेड द सेम का मतलब होता है कि उसने, मोहन ने जो था उसको पेमेंट कर दिया, उसने मतलब मना नहीं किया कि मैं आपकी पेमेंट नहीं करूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था, ठीक है, अब इस वाले केस में देखो, रवि क्या है हमारा, रवि क्या है हमारा, सेलर है। ठीक है, तो और एम क्या है हमारा, बायर है। ठीक है, तो सेलर के बुक में हमारी कौन सा एंट्री चलेगी, बिल्स रिसीवेबल की चलेगी, क्योंकि इसको तो बिल जो है वो रिसीव करना है। ठीक है, और जो एम जो है इसकी बुक में किसकी चलेगी, बायर की बुक में बिल्स पेबल की, क्योंकि इसको तो बिल्स पेबल करना है, इसके लिए तो लाइबिलिटी रहेगी। तो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसमें, तो चलो एक ही अकाउंट है, दिख रहा है, 1 मिनट रुकना। ठीक ठीक। ठीक है, तो जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग किसकी, रवीज की बुक में, या फिर मैं इसको आर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं आलसी हूँ भैया। आर की बुक में क्या एंट्रीज होंगी, सबसे पहले वो करते हैं। तो नंबर 1, सबसे पहले जब उसको माल बेचा गया, ठीक है, तो जब माल बेचा गया तो इसका मतलब हमने देखो ऊपर वाली एंट्री से मैच करते हैं अपने, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इस वाले केस में हमारा डेटर कौन था, एम था। ठीक है, तो एम्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सेल्स हो जाएगी ना, क्योंकि सेल्स हमने की थी, सेल्स अकाउंट, और सेल्स कितने की हमारी, 5000 रुपये की। ठीक है, फर्स्ट एंट्री ये हो गई। सेकेंड एंट्री हमारी क्या थी कि हमको जो था बिल्स रिसीवेबल जो था वो क्या किया गया, मोहन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो बी आर अकाउंट डेबिट। अब बी आर यहाँ पे क्यों डेबिट क्यों हुआ, बताओ मुझे अब आप, डेबिट क्यों हुआ, ऊपर समझाया था ना लॉजिक यार। हाँ, बी आर यहाँ पे लॉजिक हो जाएगा, ओ सॉरी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एसेट है। ठीक है, तो एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ आप लोगों के लिए। टू, अब यहाँ पे कौन आएगा हमारा, एम्स अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, एम्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे कितने से, 5000 से ही तो होगा ना, हमको तो और कोई अमाउंट लिखना भी नहीं अपना, 5000। अब जब 2 महीने बीत जाते हैं तो जो आर जो होता है वो एम के पास में जाता है, भैया वादे के मुताबिक मुझे 5000 रुपये दो। तो एम ने बोला ठीक है दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो आपको देने थे, मैं आपको आज भी दे दूंगा। तो इसने क्या किया, इसने किया कैश अकाउंट को अपने डेबिट कर दिया, क्योंकि कैश हमारा एसेट है। ये क्या करेगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, टू बी आर अकाउंट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो होता है हमारा, तो इसको हमने क्या किया, 5000 रुपये यहाँ पे दिख कर दिया। अब देखो बी आर हमारा यहाँ पे था, एसेट था, बड़ा था, अब हमको एसेट को खत्म करना है 5000 रुपये से, तो हमने इसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एम हमारा देखो यहाँ पे एसेट था, ये भी हमारे यहाँ पे एसेट था ना। ठीक है, तो इसको जो हमने यहाँ पे खत्म किया था, तो इसको हमने यहाँ पे क्रेडिट अपने कर दिया था। तो देखो इस तरीके से क्या होता है, हमारी एंट्रीज को खत्म कर दिया हमने। तो 3 ही एंट्रीज होंगी जब हमको क्या करेगा, कैश की पेमेंट कर देगा। बाकी अब हम लोग एम की अपनी बुक में देखते हैं, आप लोग पॉज करके इन वाली एंट्रीज को लिख लेना। कोई डाउट है, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, मिटा दूं इसको पहले। जी, अब देखो, जब हम एम की बुक की बात करते हैं, ठीक है, ये तो होगी थी हमारी आर्ट्स की, रवि की बुक की बात। जब हम मोहन की बुक की बात करते हैं, एम्स की बुक की बात करते हैं, तो एम क्या है हमारे लिए, एम तो हमारा क्या था, बायर था। ठीक है, बायर था, तो इसका मतलब यह है कि आर को पैसे देने हैं, तो उसके लिए तो आर क्या हुआ, उसके लिए तो आर लाइबिलिटी हुआ, है ना। तो सबसे पहले तो जब इसने परचेजेस किया, तो क्योंकि कैश में परचेजेस नहीं किया, तो इसके लिए उसका नाम आएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। ठीक है, तो आर इसके लिए लाइबिलिटी है, तो जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, तो कितने से, 5000 रुपये से, 5000 रुपये से। अब इसने क्या किया, क्योंकि इसने उससे बिल्स रिसीवर मतलब आर ने इसको भेजा था, तो अब इसको बिल्स पेबल, इसके लिए तो बिल्स पेबल होगा ना, क्योंकि इसको तो पे करना है। ठीक है, तो आर्स अकाउंट डेबिट, अभी आर के अकाउंट को खत्म कर देगा यहाँ से, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अब बिल्स पेबल क्या है, इसके लिए लाइबिलिटी है, तो जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा सीधा सीधा।
ठीक है, लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोगों को पता लगता रहे। अब ये भी इसकी लायबिलिटी थी, तो जब इसकी लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, बीपीस अकाउंट जब इसने इनकैश करवाया तो इनकैश करवाने के टाइम पे इसकी जो लायबिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बीपीस अकाउंट, तो लायबिलिटी जब हमारी खत्म होती है तो डेबिट करते हैं। टू कैश अकाउंट, पेमेंट कैसे करेगा, कैश से या फिर बैंक से कैसे भी कर सकता है। तो ये हमारा एसेट है। ठीक है, तो जब हमारा एसेट कम होगा तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, हो गई एंट्रीज, समझ में आ गया लॉजिक सारे। अब देखो आपको मैंने ये भी लॉजिक समझाया कि किस वजह से हम लोग इनको डेबिट अपने करते हैं और किस वजह से क्रेडिट करते हैं। सेलर की बुक में डेबिट क्यों हो रहा है, डेटर हमारा, बीआर डेबिट क्यों हो रहा है, कैश डेबिट क्यों हो रहा है, और यहाँ पे आके बीआर हमारा क्रेडिट क्यों हो रहा है। बायर की बुक में परचेजेस हमारे डेबिट होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर हमारा क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्रेडिटर यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ, और यहाँ पे आके बीपी को हमने कैश से डेबिट क्यों कर दिया। ठीक है, एक एक चीज समझा दी। अब कोई इस वाली चीज में कोई भी डाउट हो, क्योंकि अगर इस वाली चीज में कोई भी डाउट रह गया तो वो चीज आपकी आगे जब हम लोग अपनी क्लासेस आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको डाउट आएगा, है ना। तो इस वाली चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और यार देखो इतना इजी करके समझा दिया, मुझे नहीं लगता है इतना ज़्यादा इजी करके, और डेबिट क्रेडिट आपको मतलब एकदम बच्चे की तरह मैंने समझाया। जो हम लोग 11th में जो बच्चा होता था हमारा, जिसको मैं पढ़ाता हूँ, मतलब जिनको हम लोग पढ़ाते हैं 11th में, तो उन बच्चों को मैं इस तरीके से समझाता हूँ, उस तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखो अब इसमें और भी चीज़ें हो सकती है। ये तो हो गया कि हमारी सिंपल सी एंट्रीज, जब क्या किया गया कि हमने भैया कि ठीक है बिल को प्रेजेंट कर दिया और हमारे को क्या किया, बिल ने पेमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब कि जो हमारा डेटर जो था उसने हमको पेमेंट कर दिया, सीधा सीधा से एंट्री हो गई। बट अब इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, पार्टीज और भी ज़्यादा इंक्लूड हो सकती है इसमें। बिल इज डिस्काउंटेड विद अ बैंक, आपने क्या किया, आपके पास में बिल्स आया। ठीक है, आपके पास में इतनी मतलब वो नहीं थी, पेशेंस नहीं था, आपने बोला कि यार मुझे तो आज ही पैसा चाहिए। ठीक है, तो जब ड्रॉर्स अकाउंट में तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखो आपको आज पैसा मिल गया। ठीक है, कैश अकाउंट है, आपका एसेट है तो डेबिट हो जाएगा, जब आपके पास में पैसा आएगा तो डेबिट हो गया। ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो ये आपके डेबिट हो गए। टू बीआर अकाउंट, अब बीआर आपका एसेट था, मैंने अभी आपको बताया था। तो जब हमारा एसेट कम हो जाएगा, देखो ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें डेबिट हो रही। जब आपका एसेट डिस्काउंट बीआर कम हो जाएगा तो ये इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। तो ये वाली एंट्री कब होगी, जब हमारा कोई भी ड्रॉर जो है, मतलब जिसको पैसे लेने हैं, वो बैंक के पास में जाता है, बोलता है कि भैया ये लो पैसे, ये लो बीआर। ठीक है, ये लो आप बीआर लो मुझसे, और ये आप 2 महीने बाद, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स को आप सी से जाके इसको कैश करवा लेना, और तब तक आप मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, तो बैंक ने बोला मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, पर पर मेरा क्या फायदा होगा। ठीक है, मुझे तो भैया आपको आज पैसे देने पड़ रहे हैं, बट मुझे तो मतलब आज पैसे दिए आपने 2 मंथ्स यहाँ पे, पर मुझे तो 2 मंथ्स आफ्टर इसके पैसे मिलेंगे, है ना। तो जब 2 मंथ्स आफ्टर मिलेंगे तो मेरे लिए तो नुकसान है ना, इतना ज़्यादा गैप के लिए मैं आपको पैसे दूँ। तो इसमें बोला कि भैया मुझे उससे लेने थे 5,000 रुपये, आप मुझे दे दो 4,900 रुपीज़। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब ये चीज़ समझ आ गई ना, एसेट और डेब वो वाली एक्सपेंसेस वाली। ठीक है, मुझे उससे लेने थे 5,000 रुपीज़। ठीक है, आप मुझे दे दो 4,900 कैश में, और 100 रुपीज़ आप अपना इंटरेस्ट चार्ज कर लो। तो बैंक ने बोला ठीक है, ये चीज़ मुझे शर्त में मंजूर है। और उसने बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसके पास 100 रुपये चार्ज कर लिया, और वो हमारा क्या लगा, वो हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस था। और आपको कितने रुपये मिले, 4,900, जबकि आपके टोटल बैंक को कितने मिलेंगे फिर बाद में, 5,000 रुपीज़। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, ठीक है, तो इसमें तो डिस्काउंट, अब एक डिस्काउंटिंग का आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। ये कौन सा क्वेश्चन हमारा 4,500 का। ठीक है, कि जब हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। ठीक, अब बिल फॉर 4,500 इज ड्रॉन बाय मोहन एंड कंपनी। ठीक है, ऑन रामनाथ एंड कंपनी। तो जब मोहन एंड कंपनी ने क्या किया, बिल को ड्रॉ किया है, इसका मतलब क्या है, ये सेलर है और ये कौन है, बायर है। ठीक है, एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेबल, मतलब रामनाथ कंपनी ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड पेबल एट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है,
show that the journal entries would be recorded in the books of both the parties under each of the following circumstances. ठीक है, if they retained the bill till the due date and then realized it on maturity. तो ये तो वही वाली बात होगी जो मैंने आपके ऊपर करवाया था, ठीक है, लेकिन मैं तब भी आपको इसकी एंट्री करवा दूंगा. इफ दे डिस्काउंटेड इट विद देयर बैंकर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, फॉर 4880. ठीक है, तो देखो 4500 रुपये का था और इसको डिस्काउंट करवा लिया कितना, 4380 से. इसका मतलब इसमें कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किए हैं, कितना रुपीस, 120 रुपये. ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस पे कर दिए. इफ दे इंडोर्स्ड इट ओवर देयर क्रेडिटर्स मेहताब एंड कंपनी सेटलमेंट ऑफ देयर डेट ऑफ 4520. ठीक है, 4520 के लिए मेहताब एंड कंपनी कोई थी, उसके लिए क्या किया, इसको पेमेंट इसने कर दिया. इफ दे सेंड द बैंक फॉर द कलेक्शन फॉर द बैंक फॉर कलेक्शन. ठीक है, रामनाथ एंड कंपनी पर मोहन एंड कंपनी द्वारा 4500 रुपये का बिल को तैयार किया जाता है. तो इसके हिसाब से हमारी रामनाथ एंड कंपनी जो है वो बायर्स हैं एंड मोहन एंड कंपनी कौन है, हमारी सेलर है. ठीक है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दे के बाद वाले द्वारा स्वीकार किया जाता है. अब इसकी हमको क्या करना है, निम्नलिखित की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियों को दर्ज कीजिए. जब यदि उन्होंने नियत तारीख पर, मतलब जिस तारीख को हमारी क्या थी, ड्यू डेट थी, उस तारीख को इसको क्या किया, परिपक्व किया, मतलब मैच्योर किया. यदि वे इसे अपने बैंकरों के बैंक बड़ौदा के साथ 4380 को क्या करते हैं, अपने बैंक मतलब डिस्काउंट करवा लेते हैं, तब की एंट्री. यदि अगर इन्होंने लेनदार मतलब मेहताब एंड कंपनी एक अलग से थी, उसको 4520 रुपये में क्या किया, निपटान कर लिया. और यदि उन्होंने अपने क्या किया, बैंक को भेजे कि भैया ठीक है आपके पास में आ गया, अब आप इसको क्या करना, सीधा सीधा डिस्काउंट करवा, मतलब कि पेमेंट ले लेना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, ये हमको बीआरएस में देखने को मिलता है. ये वाला जो फोर्थ वाला जो है, कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपने बीआर को क्या करते हैं, सॉरी हाँ, बीआर को या बिल्स बीआर को उसको भेज देते हैं बैंक को रिकॉर्डिंग के लिए, और हम लोग अपने क्या करते हैं, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बैंक कॉलम में. बट फिर हमारा मैच नहीं खाता क्योंकि हमारे बैंक ने अभी तक उसको क्या किया होता है, कलेक्ट नहीं किया होता. ठीक है, तो ये बिल्स ऑफ बीआरएस में भी हम लोग पढ़ेंगे इस वाली चीज़ को. ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, कैसे नोट डाउन करोगे, पूरे इतनी बड़ी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है. अमाउंट और बिल्स मतलब किस तरीके से लिखोगे, एक मिनट बता दूं. इस तरीके से लिखना, सेलर कौन है हमारा, ड्रॉन बाय मोहन एंड कंपनी ऑन रामनाथ एंड कंपनी. ठीक है, तो ये हमारा सेलर है कौन, एम, और हमारा बायर कौन है, आर. ठीक है, तो सेलर और बायर इसमें पता लग गया हमको. फिर हमारा क्या आता है, ये चीज छोड़ो, फिर फर्स्ट का आपको लिखना है क्या, मैच्योरिटी पे. ठीक है, तो मैच्योरिटी पे तो सिंपल सी एंट्री होगी भाई. चलो सबसे पहले तो फर्स्ट की एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं. तो देखो, जब हमारा बिल्स ऑफ रिसीवेबल आया, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बुक में एंट्रीज करते हैं अपने, सबसे पहले हम लोग अपनी मोहन एंड कंपनी, ठीक है, जो कि सेलर था हमारा, इसकी बुक में एंट्री करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो मोहन एंड कंपनी की बुक में जब हम लोग अपनी एंट्री करेंगे, तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, तो परचेजेस और सेल्स वाली एंट्री नहीं कर रहे, वो आपको समझ में आ जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी एंट्री होगी क्या, बीआर अकाउंट डेबिट टू रामनाथ. ठीक है, और ये कितने से होगा हमारा, ये हमारा 4500 रुपये से होगा. अब देखो हर किसी के केस में ये वाली एंट्री तो सेम रहेगी, भले ही हम लोग बैंक से डिस्काउंट कराएं, भले ही हम लोग क्या करें, उसको मेहताब एंड कंपनी से सेटलमेंट करवा लें, या फिर हम उसको बैंक के केस में कलेक्शन के लिए भेज दें. बट क्या रहेगा, बीआर की जो एंट्री थी वो तो सेम रहेगी. अब बीआर क्या है हमारा, एसेट है. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट होगा. अब यहाँ पे एसेट हमारा कम हुआ होगा क्योंकि हमने ऊपर वाला अपना उसका रामनाथ को अपना एसेट बनाया था परचेजेस के केस में. ठीक है, सेल्स के केसेस में. अब जब हमसे बोलता है कि जब मैच्योरिटी हुई तो क्या हुआ, कैश हमको रिसीव हो गया. तो जब हमको कैश रिसीव हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे. ठीक है, सिंपल वाली एंट्री है, टू बीआर अकाउंट. और ये कितने से हो जाएगी हमारी, 4500 रुपये से. अभी हमने कोई भी अपना डिस्काउंट वगैरह नहीं करवाया. ठीक है, समझ में आ गई वाली एंट्री. हाँ, अब हमारी क्या आती है, दूसरी एंट्री आती है. दूसरे में हमने क्या किया था, अपने फर्स्ट वाली एंट्री हो गई. ठीक है, ये वाली एंट्री अभी कर दी. अब आती है हमारी, इफ दे डिस्काउंटेड विद बैंकर्स. ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा से इसने क्या किया, 4380 रुपीज़. ठीक है, 4380 रुपीज़. तो इसका मतलब ये है कि जो अभी आपको मैंने ऊपर जनरल एंट्री करके दिखाई थी, बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक में ही पैसे आएंगे ना जब बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे, या फिर बैंक टू कैश भी आप कर सकते हो. और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट. ठीक है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसके लिए इसको भी डेबिट कर देंगे. टू, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस वाली एंट्री को आप भूल जाओ, इस वाली एंट्री को देखना था.
टू बी आर अकाउंट। ठीक है, बी आर क्या था, हमारा एसेट था और खत्म हो गया यहाँ पे आके। तो ये कितने थे हमारे 4380, और ये कितना हो गया हमारा 120, और हमारी एंट्री कितनी खत्म होगी 4500 की। ठीक है, आपने मतलब कि टाइम से पहले क्या किया था, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके कहा कि भैया मुझे पैसे दे दो, आप उसके बदले में कुछ डिस्काउंट चार्जेस अपना इसके ऊपर ले लो। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है भैया कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर हमारी थर्ड वाली एंट्री क्या कहती है, इफ दे रिकॉर्डेड। ठीक है, मेहताब एंड कंपनी को इन्होंने क्या किया, 4520 रुपये में उसको पूरा का पूरा सेटलमेंट करवा दिया। ठीक है, तो उसके कुछ रुपए थे हमारे ऊपर, अब हम लोग उसको क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। डेबिट टू। ठीक है, तो जैसे इसने इसको इसको बी आर दे दिया कि भैया तुम ही ले लेना। ठीक है, तो इसको 4520 रुपये थे, तो जब हमने इसको दे दिया कि भैया तुम ही ले लेना, इसको मतलब कलेक्ट आप ही कर लेना, तो 4500 रुपये हो गए। ठीक है, टू, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा डिस्काउंट रिसीट, हमको 20 रुपये का इसमें डिस्काउंट भी तो मिल गया ना। डिस्काउंट अलाउड कब होता, जब हमको क्या करते, हम लोग मेहताब को इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे देते, बट अब हमको मेहताब मेहताब से मतलब उसको हमको कितने रुपए देने थे, 4520 रुपये उससे लेने थे, बट हमने उसको कितने 4500 रुपये का ही बी आर दे दिया। हमने कहा भैया 20 रुपये का हमको डिस्काउंट दे दो, गरीब लोग हो, समझा करो। तो उसने कहा ठीक है भैया तुम ले लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मेहताब एंड कंपनी की एंट्री बन गई। अब हमसे लास्ट वाली एंट्री क्या कह रहा था, इफ दे सेंड द सेम ऑफ देयर बैंक फॉर कलेक्शन। तो यार इसकी तो कोई एंट्री है नहीं जनरली, तो इसकी एंट्री मतलब यही होती है, देखो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू, अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आर अकाउंट। मतलब हमने अपने बैंक को दे दिया कि ठीक है भैया तुम लोग इसको चार्ज कर लो, हम आपके यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो आप लोग ले भी दिया करो। ठीक है, और फिर उसके अंदर क्या होगा, जब बिल कलेक्ट हो जाएगा तो उस वाले केस में हमारा क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक उस टाइम पे हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो हमारी जो थी क्या नाम है, एसेट जो था ये वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब अपने खत्म कर देंगे। और ये कितना हो जाएगा हमारे 4500 रुपये। इसके लिए कई बार बैंक चार्जेस पे करती हैं, अगर आपको क्वेश्चन में बैंक को कोई भी चार्ज नहीं दिया गया तो आप लोग उसको चार्ज पे नहीं करोगे। ठीक है, अगर चार्ज दे दिया गया है तो चार्ज पे करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब लेकिन क्या कहता है कि अब तो हमने किसकी बुक में कर दिया, अपने एम एंड के की केस में, बट अब हमको करना है रामनाथ की बुक में। ठीक है, तो रामनाथ की बुक में देखो हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे। रामनाथ तो भैया एक सिंपल सा आदमी है, उसको क्या मतलब कि आप उसको मेहता को दे रहे हो या फिर आप उसको बैंक को कलेक्ट करने के लिए दे रहे हो, उसको तो सिंपल सा पैसा पे करना है। और उसने क्या किया, ड्यू डेट पे पैसा अपना दे दिया। ठीक है, उसने डिसऑनर वगैरह नहीं किया, तो इस वाले उसकी बुक में तो सिंपल सी दो ही एंट्रीज आएंगी। क्या मतलब, वैसे तो तीन एंट्रीज आएंगी, एक तो आ जाएगी परचेजेस वाली। ठीक है, बट वो हम लोग करेंगे नहीं। तो मोहन्स बुक, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, वो कितना हो गया हमारा 4500 रुपये, 4500 रुपये ये हमारा बना था। आप देखो बिल्स पेबल, जब इसने पेमेंट किया उस वाले टाइम पे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसने अपने उसको खत्म कर दिया टू कैश अकाउंट। ठीक है, अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो डेबिट कर रहा है और कैश अकाउंट इसका कम हो रहा है, तो इसीलिए वो हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, तो 4500 रुपये इसने पूरा का, इसको तो पूरा का पूरा ही पे करना है। इसको क्या मतलब कि वो बैंक से अपने डिस्काउंट करवा रहा है या मेहताब से डिस्काउंट ले रहा है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसने अपना ये कर दिया। अब आता है क्या हमारा डिसऑनर ऑफ बिल। आज की क्लास तो बहुत लंबी हो रही है, आगे अब आता है हमारा कौन सा, डिसऑनर ऑफ अ बिल। ठीक है, तो डिसऑनर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे यहीं पे। ठीक है, बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, कल वाली क्लास में। तो डिसऑनर ऑफ अ बिल, तो डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, आपने जिस समय पे मतलब आपको बिल को पेमेंट करना था, मतलब कि जैसे मानो कि बी को पेमेंट करना था आपको। ठीक है, जब आपने ए ने बी को माल बेचा था, तो उस वाले केस में बी ने क्या करना था, बी ने ए को पेमेंट करना था। बट जब ये ए इसके पास में पेमेंट लेने के लिए गया 2-3 महीने बाद, तो इसने क्या किया, इसने पेमेंट देने से मना कर दिया। इसने बोला मेरे पास में पैसे नहीं है, लॉकडाउन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया भैया, मेरे पास में पेमेंट पैसे नहीं। तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा डिसऑनर ऑफ बिल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी लिखी हुई है थ्योरी, बट डिसऑनर बिल यही होता है। बट इसमें नोटरी वगैरह है तो मैं आपको बता देता हूँ। इफ द एक्सेप्टर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, द बिल इज सेड टू हैव बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, अगर हमारा एक्सेप्टर जो होता है या देनदार जो भी है हमारा, वो क्या करता है, वो विफल हो जाता है पैसे देने के लिए, तो उस वाले केस में हमारा क्या होता है, बिल, उसको हम डिसऑनर्ड बिल कहते हैं। व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, ऑल द प्रीवियस ट्रांजेक्शंस इन अ कनेक्शन विद द बिल आर ट्रीटेड एज कैंसल्ड। ठीक है, जितनी भी हमारे प्रीवियस की एंट्रीज होती हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। Hence, the acceptor is liable to the
drawer. The drawer is the endorsee and the endorsee to the bank एंड विच इज टू बी डिस्काउंटेड। ठीक है, देखो जो हमारा ड्रॉवर जो होता है, अगर उसने बैंक से क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया, तो उसको बैंक को पेमेंट करना है। ठीक है, अगर उसने डिस्काउंट नहीं करवाया उसके पास में, तो वो उसी के पास में रहेगा। द डिसऑनर्ड बिल मस्ट बी नोटेड विद द नोटरी पब्लिक। ठीक है, तो नोटरी जो पब्लिक होती है, मतलब उसके पे एक चार्जेस लगाया जाता है कि हाँ भैया, उससे लिखित में करवाया जाता है कि ये बिल हमारा डिसऑनर्ड हो गया है, और उसको एक नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, तो वही हमारा नोटरी चार्जेस होता है, जिसको हम लोग नोटरी पब्लिक के नाम से भी जानते हैं। व्हेन द डिसऑनर्ड बिल इज नोटेड विद द नोटरी पब्लिक, इट इज वैलिड एविडेंस ऑफ डिसऑनर। ठीक है, जब हमारा नोटरी में वो चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, मतलब कि आपने उसको नोटरी में रिकॉर्ड करवा दिया, तो वो हमारा क्या होगा, वैलिड एविडेंस हो जाएगा किसका, डिसऑनर का। द फीस चार्ज बाय द नोटरी पब्लिक टर्म्ड एज नोटिंग चार्जेस। जो भी कोई आपकी नोटरी पब्लिक के ऊपर फीस लगी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नोटिंग चार्जेस कहते हैं। ठीक है, यदि स्वीकृता नियत तारीख पर बिल की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बिल को अन अनाधारित कहा जाता है। जब बिल अनाधारित हो जाता है, तो बिल के संबंध में पिछले सभी लेन देन रद्द कर दिए जाते हैं। इसलिए स्वीकर्ता ड्रॉअर के प्रति उत्तरदायी है। ड्रॉअर इंडोर्सी के लिए और इंडोर्सी बैंक के लिए, जिसके लिए इसे छूट दी गई है। ठीक है, अनाधारित बिल को नोटरी पब्लिक के साथ नोट किया जाना चाहिए। यहाँ अनाधारित बिल पब्लिक नोट के पास नोट पास किया जाता है, तो यह अनाधारित वैध प्रमाण बन जाता है। ठीक है, अगर आपने उसको नोटरी में नोट डाउन नहीं करवाया कि भैया ऐसा बिल नहीं हुआ, तो आपका जो बिल होगा वो कैसा रहेगा, इनवैलिड रहेगा, जबकि उसको आपको नोटरी में उसको डिसऑनर करवाना पड़ता है, तभी वो आपका क्या करेगा, वैलिड एविडेंस बनता है। नोटरी पब्लिक द्वारा किए जाने वाले शुल्क को नोटिंग शुल्क कहा जाता है। ठीक है, देखो इसकी जानकारी बहुत सारी है यार। फिर इसका एक क्वेश्चन है, और फिर उसके अंदर हमारी वाली क्लास खत्म होगी। तो एक काम करता हूँ मैं, सुनो, अब क्लास तो अपनी हो गई है 1 घंटे की। ठीक है, तो डिसऑनर जो बिल है उसकी मैं आज आपको शाम को टाइम पे एंट्री करवा देता हूँ। ठीक है, शाम के टाइम पे एक छोटी क्लास बना दूंगा, और उसमें आपको डिसऑनर ऑफ अ बिल की एंट्री करवा दूंगा। तो चलो ठीक है, तो मैं आज के आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, शाम के टाइम पे आप लोग डिसऑनर ऑफ अ बिल की एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 होता है क्या, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन द, मतलब 31/3/2019 को कोई भी हमारा बिजनेस सेटअप हुआ है, तो उसका जो होगा कौन सा हमारा फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो माना जाएगा, वो इनमें से कौन सा वाला माना जाएगा। ठीक है, किसी व्यवसाय या पैसे के मामले में पिछला वर्ष, प्रीवियस ईयर पर हम लोग क्या लगाते हैं, अपना टैक्स वगैरह लगाते हैं ना, तो 31/3/2019 को स्थापित किया जाएगा, तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा। तो इसका देखो, ए है हमारा 1/4/2018 से लेकर के 31/3/2019, या फिर स्टार्ट फ्रॉम 31/3/2019 से लेकर के विल एंड ऑन 31/3/2019, मतलब 31/3/2019 को ही स्टार्ट होकर के 31/3/2019 को ही खत्म हो जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम 1/1/2019 से लेकर के एंड ऑन 31/12/2019। ठीक है, ये तो अजीब सी बात है, इसको छोड़ो। स्टार्ट फ्रॉम 1/1/2019 टू एंड ऑन 31/3/2019। तो अब आपको ये चीज मुझे बतानी है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा। ठीक है, इनकम टैक्स का है, अच्छा क्वेश्चन है। सेस इज पेबल ऑन। ठीक है, सेस जो कि एक उपकर होता है, उपकर किसके ऊपर देय है, इनकम टैक्स के ऊपर लगता है खाली, या फिर जब हमारा इनकम टैक्स होता है प्लस उसमें जो सरचार्ज लग जाता है, क्या सेस इसके ऊपर लगेगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज के ऊपर ही लगेगा, आयकर के ऊपर, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर, या फिर अधिभार के ऊपर। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। फिर क्या आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 31 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो तीनों को तीनों ही इनकम टैक्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, धारा 2 और सब धारा, मतलब उपधारा 31 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है, एन इंडिविजुअल, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अ कंपनी और अ माइनर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लगता है वाला पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं है। तीनों के तीनों आंसर्स देने हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं, और मुझे भी मोटिवेशन लगता है कि आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी क्लासेस बनाऊं। बट जब मैं देखता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे 2-3 ही बच्चे अच्छे अच्छे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो मुझे ये मन करता है कि उन 2-3 बच्चों को लेकर के अपने गूगल मीट में चले जाऊँ और उनको अपनी क्लासेस दूँ। ठीक है, हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग मतलब 2 आंसर, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हो तो आंसर्स देते जाओ, कोई बात नहीं, आप लोगों के बिल में तो कोई फोर्स नहीं है, बट अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा रहेगा, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। बाकी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, दूसरों को शेयर करके बता सकते हैं। कॉमर्स एक्सेस आप लोगों के लिए फ्री बैच दे रहा है। ठीक है, तो फ्री बैच दे रहा है आप लोगों के लिए, किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए,
और इंग्लिश जो है वो हमारी मैम पढ़ाती हैं। ठीक है, अकाउंटिंग और इंग्लिश है। तो कल से मतलब कल आपको आज शाम को एक वीडियो मिलेगी, हालांकि आज इवनिंग में आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल दूंगा, और कल सुबह के टाइम पे फिर हमारी एक और वीडियो रहेगी। किसकी? वो भी हमारी रहेगी इसी की, किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। हालांकि बच्चों को कई बार इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स में कन्फ्यूजन रहती है। तो आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, मुझे लगता नहीं कि उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी। देखो, आपको क्या है कि कोई भी जनरल एंट्री साल है, आपको बस बेसिक कंसेप्ट अपने आने चाहिए कि हमको डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए हमारी लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है। तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन उसमें कर दोगे। ठीक है, कुछ भी आपका रहेगा नहीं। और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं तो आपको भाई इतने अच्छे से पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। जो बच्चे प्रीवियस पढ़ते आ रहे हैं उन लोगों को आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। और क्लास फोर्थ में देखो, एक जो करेक्शन था वो मैंने नीचे कमेंट में पिन किया है उसको, तो वो आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर किसी ने भी गलत किया होगा तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही हमारे साथ में आप लोग जुड़े रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए।